Okay, students. So this is the last thing which we have discussed. हम लोगों ने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट कर लिया था फ्रॉम दिस टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक था. अब हमारा न्यू चैप्टर शुरू होना था, बट बिफोर वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर मैंने आप लोगों को कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस करवाए थे इस पार्टीशन कोफिशिएंट के, या नहीं? क्योंकि ये तो लास्ट टॉपिक है जो डिस्कस हुआ है यहाँ पर, पार्टीशन कोफिशिएंट. इसके मुझे पास पेपर्स के क्वेश्चंस का नहीं याद आ रहा, ये मैंने डिस्कस करवाए थे या नहीं? जी गाइस, कोई बता देगा? इसकी जो वर्कशीट थी, ये मैं वर्कशीट भी दिखा दूँ आपको. क्या ये वर्कशीट हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी? ये रही पार्टीशन कोफिशिएंट. ये वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, ये वाले. करवा दी थी. ओके, ठीक है. अब इसके बाद हमारे पास ऑल डन. ओके, ठीक है. तो फिर बस ये हमारा टॉपिक यहाँ पे आके खत्म हो गया था. ठीक है, तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि होगा रिएक्शन काइनेटिक्स.
हाँ बेटा हमदान बोलो, यू रेज योर हैंड, बोलो। बोलो हमदान। हैं? क्यों भाई, अभी शुरू की है क्लास और तुम कह रहे हो ऑफ? क्या चक्कर है? आइए बेटा आइए, जरा रिएक्शन काइनेटिक्स के चैप्टर पर बात करते हैं। रिएक्शन काइनेटिक्स का चैप्टर क्या है और इसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, इसकी कुछ आज बेसिक्स पढ़ते हैं बस, ठीक है। मैं भी बिल्कुल ये उसमें उसकी तरफ से बहुत वो बड़ी डिस्टर्ब है। खैर मैं बस कुछ ये बेसिक्स बता रहा हूँ रिएक्शन काइनेटिक्स की, ठीक है। उसके बाद बस फिर मैं ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। अच्छा जी, देखो रिएक्शन काइनेटिक्स क्या है। आप लोगों ने रिएक्शन काइनेटिक्स यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आप O3 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। O3 में सबसे पहले तो आपने रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से ही चैप्टर पढ़ा था और उस रेट ऑफ रिएक्शन में आपने बेसिक्स पढ़ी थी कि किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे निकाला जाएगा। लाइक द स्पीड ऑफ रिएक्शन निकालने के तरीके थे कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है किसी रिएक्शन में, ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अटैच अ गैस सिरिंज और यू विल स्टार्ट कलेक्टिंग गैस with respect to time. So you will monitor how much the gas is collected per unit time. तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन निकल सकता था। अब इसी तरीके से जब आप किसी रिएक्शन में कोई गैस निकल रही है और यू अलाउ इट टू लिबरेट यानी कि एस्केप, तो होगा ये कि यू विल मेजर द डिक्रीज, अपेरेंट डिक्रीज इन मास एक आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि जाहिर है कोई गैस जो निकलती जा रही होगी वो अपने साथ अपना वॉल्यूम लेके मास लेके निकल रही होगी, तो वो मास जो डिक्रीज होता जा रहा होगा तो यू विल एक्चुअली मेजर द मास डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, इसके अलावा आपने ओ लेवल्स में कोई मेथड रेट मॉनिटर करने का या फॉलो करने का नहीं पढ़ा था, ठीक है। बट अब यहां पर हम लोग ए लेवल्स में एएस में हम लोगों ने इसमें एक चीज ऐड करी जिसको आप कहते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो कि मेनली उसके ऊपर टेम्परेचर पर, कैटलिस्ट पर, इन चीजों पर उसकी डिटेल्स थी, ठीक है। ये एएस के लेवल पर हो गया। अब A2 के लेवल पर हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि देयर आर सेवरल अदर मेथड्स आल्सो कि जिनसे किसी भी रिएक्शन का रेट आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब किसी भी रिएक्शन का रेट निकालने के लिए जो अदर मेथड्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक फैक्टर को इंतहाई डिटेल में, जो कि आप लोगों ने पिछले साल तक पढ़े, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन में आपने पढ़ा है कि जी टेम्परेचर बढ़ा दो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, आप प्रेशर बढ़ा दो गैसेस का तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, आप कैटलिस्ट डाल दो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, सही है, आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो तो रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आप लोगों ने सारे फैक्टर्स पढ़े थे, बट इस साल हम लोग इसमें से एक फैक्टर दैट इज कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ाने से, और कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ाने से रेट बढ़ेगा और कॉन्सेंट्रेशन के बाद रेट नहीं बढ़ेगा, और अगर रेट बढ़ेगा तो कितने फोल्ड्स रेट बढ़ेगा, यानी कि हाउ मच टाइम्स द रेट विल। तो ये सारा इस साल हम लोगों ने डिस्कस करना है इस चैप्टर में। फिर उसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक आएगा दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। फिर उसके बाद इसमें एक टॉपिक आएगा दैट इज कैटालिसिस, उसमें फिर होमोजेनस और हेटेरोजेनस कैटलिस्ट, और फिर उनकी डिटेल के हाउ होमोजेनस कैटलिस्ट वर्क्स, हाउ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट वर्क्स, और फिर उसके बाद उनकी कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। दिस इज ऑल व्हाट इन दिस चैप्टर इज, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द मेथड्स। सबसे पहले मैं आपको इसमें सबसे छोटी चीज जो सबसे पहली चीज बता रहा हूं वो है मेथड टू मॉनिटर या मेथड टू फॉलो द रेट ऑफ रिएक्शन।
मेथड्स टू फॉलो द रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले तो जैसा कि हम लोगों ने कहा कि पहला मेथड तो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि यू कैन एक्चुअली मेजर द वॉल्यूम ऑफ गैस collected per unit time in those reactions where the reaction जैसा मैंने कहा कि कोई गैस बन रही है और वो गैस लिबरेट होती जा रही है तो और आप यू अलाउ इट टू एस्केप तो व्हाट विल हैपन द apparent mass of the reaction mixture will decrease so the mass which is decreased per unit time for the reaction mixture that will be measured and the rate of reaction will be calculated so measure the decrease in mass ठीक है अच्छा इसके बाद एक मेथड और भी हो सकता है अगर आप देखो तो किसी रिएक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि आप रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाएं और रिएक्टेंट्स में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें फ्री आयंस हो और सोचो कि रिएक्शन में कोई ऐसी चीज बनती जा रही हो कि जिसके अंदर आयोनिक टाइप की हो या उसके अंदर फ्री आयंस हो तो सोचो इनिशियली जब कोई फ्री आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा रिएक्शन मिक्सचर और जैसे ही उसमें कोई चीज ऐसी प्रोड्यूस हो रही है जिसमें आयंस है तो व्हाट विल हैपन द रिएक्शन मिक्सचर विल स्टार्ट conducting the electricity and of course with the production of more ions during the course of reaction the conduction ability will increase so we can actually measure the conductivity of the reaction mixture in those cases where a substance is formed that is ionic in the products ठीक है तो तीसरा एक मेथड इसका ये भी हो सकता है कि measure the conductivity measure the conductivity of the reaction mixture in those reactions where
ठीक है, तो एक मेथड ये हो सकता है। अच्छा, अब एक मेथड ये हो सकता है कि सोचें किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो थे वो अल्कलाइन और एसिडिक नहीं थे, न्यूट्रल थे। ठीक है, अब जैसे ही वो रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट्स बने उनमें कोई चीज ऐसी है जो कि एसिडिक है या अल्कलाइन है, तो व्हाट विल हैपन, द सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्म्ड विल शो द चेंज इन द पीएच। अब अगर कोई एसिडिक चीज प्रोड्यूस हो रही है तो ऑफ कोर्स सॉल्यूशन एसिडिक होता जाएगा, तो पीएच एसिडिक होती जाएगी। अगर कोई अल्कलाइन चीज प्रोड्यूस हो रही है इन द रिएक्शन तो क्या होगा कि सॉल्यूशन अल्कलाइन होता जाएगा, तो पीएच विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो द चेंज इन द पीएच per unit time can also be calculated in these reactions where there is something produced which is acidic or alkaline in nature. ठीक है, तो this is one of the method. Measure the change in pH in those reactions where विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से आप ये भी मेजर कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब एक और भी तरीका बता रहा हूं, ये पेपर में वो बहुत पूछता है, ये वाला जो मेथड आप लिखने लगा हूं ये पेपर में बहुत पूछता है। ये मेथड क्या है, देखो एक लफ्ज है कलरीमेट्री, मेरा वर्ड समझ लो, मैं नाम लिख देता हूं, इस मेथड का नाम है कलर से निकला है कलरीमेट्री। नाउ व्हाट इज कलरीमेट्री, देखो कलर से रिलेटेड है ना, तो सोचो रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें रिएक्टेंट्स में कोई चीज ऐसे कलर की ना हो कि सॉल्यूशन कलर्ड हो। सोचो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं दे आर ऑल कलरलेस, और जब वो रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्ट करने के बाद वो बना रहे हैं कोई प्रोडक्ट ऐसा जो कि कलर्ड हो। अब फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है उसमें आयोडाइड का रिएक्शन हुआ है किसी चीज से भी और प्रोडक्ट में आयोडीन बनी है, आयोडाइड से ऑक्सीडाइज होके प्रोडक्ट में क्या बनी है, आयोडीन बनी है। तो आयोडीन का एक्वस में कलर होता है दैट इज ब्राउन, और आयोडाइड आइंस के केस में कलर नहीं होता दैट इज कलरलेस। तो सोचो रिएक्टेंट्स में कोई कलर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कलरलेस से आप शुरू कर रहे हैं, और प्रोडक्ट्स में क्या है कि वन ऑफ द थिंग व्हिच इज प्रोड्यूस्ड दैट इज I2 इज ब्राउन इन कलर। तो सॉल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा, डार्क होना शुरू हो जाएगा। पहले कलरलेस था, सोचो उसमें ब्राउन चीज बनती जा रही है, तो पहले तो लाइट ब्राउन होगा जिसको आप येलो शेड्स भी कहेंगे, येलो से होते होते लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन से होते 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 एक वक्त आएगा कि ब्लू ब्लैक की तरफ आना शुरू हो जाएगा, इतना डार्क होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वट एवर द अमाउंट ऑफ आयोडीन हैज टू बी प्रोड्यूस्ड, उससे डिसाइड होगा कि कलर फाइनली क्या होगा, बट एटलीस्ट कलर विल गेट इंटेंसिफाइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसको हम लोग कहते हैं कि आप कलर्स मेजर करें, कलर्स की इंटेंसिटी कि कितना डार्क वो कलर होता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसको मॉनिटर करने के लिए या इसको देखने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को हमारे पास तरीका है। अब वो क्या तरीका है मैं आपको बता रहा हूं। कलरीमेट्री क्या है, मेजर द इंटेंसिटी ऑफ कलर any reaction involves the formation of colored products।
है, रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ आप इसको मेजर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास कैलोरीमेट्री कहलाएगा। अब कैलोरीमेट्री करने का तरीका क्या है, देखें आपने पिछले साल जब आप एएस में थे तो एक टॉपिक पढ़ा था जिसको आप कहते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपको याद होगा, मैं आपको सिर्फ गाइड इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि कैलोरीमेट्री इज टोटली सिमिलर टू व्हाट यू हैव स्टडीड इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जरा याद रखिए, याद करिएगा, मैं बताता जा रहा हूं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप ये करते थे कि आप अपना सैंपल एक ग्लास की ट्यूब में रख देते थे और उस ग्लास ट्यूब का नाम होता था क्यूबिट। ठीक है, आप अपना सॉल्यूशन उसमें भर के रख देते थे। अच्छा, आप करते क्या थे कि एक तरफ से इंफ्रारेड का लैंप ऑन करते थे। अब जाहिर है इंफ्रारेड का लैंप ऑन करते थे तो वो लैंप में से लाइट की रेडिएशंस पूरी निकलती थी जो कि इंफ्रारेड की वेवलेंथ थी। अब इंफ्रारेड की वेवलेंथ जाहिर है एक जगह से खास शुरू होकर और एक मैक्सिमम जगह तक जाती है। हम लोग इसको यूं करते थे कि 0 से शुरू होकर ये 4000 तक जा रही है। ठीक है, वेवलेंथ यानी कि पर सेंटीमीटर, ये वेवलेंथ हम पास करते थे इंफ्रारेड की आपके सैंपल पर से। अब सैंपल में जो स्पेसिफिक बॉन्ड्स होते थे, अब वो चाहे सी डबल बॉन्ड ओ का बॉन्ड हो, चाहे ओ एच का बॉन्ड हो, चाहे सी सिंगल बॉन्ड ओ का बॉन्ड हो, तो जो भी उसके अंदर बॉन्ड्स होते थे वो बॉन्ड्स अपनी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी, इंफ्रारेड एनर्जी, जो वेवलेंथ जो उसके इक्विवेलेंट एनर्जी के होती थी वो डिटेक्टर तक फिर नहीं पहुंचती थी। जाहिर यूं समझो कि 10 बच्चे रेस में दौड़ रहे हैं, उन 10 बच्चों में से 2 बच्चों के आगे मैंने कोई हर्डल लगा दिया, सही है। अब जाहिर है 10 में से 2 बच्चों के जिनके आगे हर्डल लगा हुआ है वो बच्चे उस हर्डल से टकरा के रुक जाएंगे, वो एंड लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगे और बाकी 8 बच्चे एंड लाइन तक पहुंच जाएंगे, एंड पॉइंट तक जिसे आप पहुंच जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप इंफ्रारेड लैंप ऑन करते हो तो इंफ्रारेड लैंप ऑन करने से होता यह है कि उसमें से पूरी वेवलेंथ निकलती है इंफ्रारेड की, पूरी वेवलेंथ जो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम है दैट इज अराउंड 4000, 0 से लेके 4000 तक वो पूरी वेवलेंथ एक दफा में निकलती है। अच्छा, अब वो पूरी वेवलेंथ जब जाके सैंपल पर गुजरती है तो उनका उन पूरी लेंथ या कौन से बॉन्ड की स्पेसिफिक वैल्यू
ठीक है जी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इंफ्रारेड की वेवलेंथ जो बीच में एब्जॉर्ब हो गई स्पेसिफिक ग्रुप्स की वजह से, तो वो डिटेक्टर तक नहीं पहुंचेगी, और जो वेवलेंथ मिस हुई उस वेवलेंथ को हम लोग अगर देख लें तो हमें पता चल जाता था कि यार ये वाला स्पेसिफिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सैंपल। अब इसको हम लोग इस तरीके से भी कहते थे कि जी एब्जॉर्बेंस देख ली कि क्या चीज एब्जॉर्ब हुई, और इस तरीके से भी कह सकते थे कि कितनी ट्रांसमिट हुई वेवलेंथ, मतलब कि जो छोड़ के वेवलेंथ ट्रांसमिट हुई तो उसको हम लोग कहते थे ट्रांसमिटेंस। तो एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस, ये दोनों में से चीज जो है ना हम लोग मेजर करके क्या कर सकते थे, ये हमें पता चल जाता था कि यार ये वाला स्पेसिफिक बॉन्ड प्रेजेंट है इन आवर सैंपल। जी अच्छा, रिपीट कर देता हूं मैं दोबारा अपनी बात। देखिए मैंने आपसे कहा अगर मैं छोटी सी डायग्राम बना दूं, दैट वुड बी मोर बेटर। मैं दिखाता हूं आपको डायग्राम बना के। देखें आज देखिए मैंने डायग्राम बनाई, इस डायग्राम से आपको समझ आएगा जो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग के पास एक आईआर लैंप है। उस आईआर लैंप में से जाहिर है पूरी रेंज ऑफ आईआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की पूरी रेंज पास हो रही है, ठीक है। बीच में ये मेरे पास रखा हुआ है मेरा सैंपल, ठीक है। इस सैंपल आके और एग्जाम्पल इसमें प्रेजेंट थे मेरे, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ था, इसमें ओ बॉन्ड एच था, और इसी तरीके से इसमें सी डबल बॉन्ड सी था। इसमें जो बॉन्ड्स होंगे वो वेवलेंथ, तो इसको कहेंगे हम लोग जो चीज एब्जॉर्ब हो गई उसको हम लोग कहेंगे एब्जॉर्बेंस, और इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं जो यहां पहुंची उसको हम लोग कह सकते हैं ठीक है। तो ईदर बाय लुकिंग एट द ट्रांस, तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हुई है वो रिप्रेजेंट करेगी कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट थे। ये तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पता है, लेकिन इस केस में कलरीमेट्री में, ठीक है, जितना कलर इंटेंसिफाई होता जाएगा, क्यों, जितना सोचें डार्क कलर होगा
उतना ही आपकी जो लाइट वेव्स आप पास कर रहे हैं इसमें से वो रुक जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, वो आगे नहीं पहुंचेंगी। तो इसको हम लोग कहते हैं यू कैन एक्चुअली मेजर द एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस पर यूनिट टाइम। जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा तो ये ट्रांसमिटेंस की वैल्यू या फिर एब्जॉर्बेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब मेरी बात समझ आ रही है? ये पॉइंट अब मैं यहां मेंशन कर दूं। ठीक है, अच्छा जी। अब अगला मेथड है फिफ्थ मेथड है प्लॉट a graph of concentration of the reactant against time। जैसे आप concentration plot करोगे तो you can have different shapes of graphs। For example, अब अगर मैं एक ग्राफ लूं जिसमें कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का जो ग्राफ मेरे पास आया है वो आया है अप्रोक्सीमेटली सीधी सीधी लाइन, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में स्लोप जिसे आप कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं, कुछ लोग इसे ग्रेडियंट भी कहते हैं, तो जो भी आप कहना चाहो, वो रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे? क्योंकि अगर आप स्लोप का फॉर्मूला याद करो तो वो था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये रेट कैसे है? ये रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे है कि y एक्सिस पे आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है, which means the unit is mole per dm cube, और x एक्सिस पे इसके टाइम है, which means per second। तो this is actually the unit of rate of reaction, moles per dm cube per second। This is actually the rate of reaction। अब जाहिर है इस पर्टिकुलर ग्राफ में अगर मैं देखूं तो इट्स कांस्टेंट, the rate of reaction is constant, but it is not necessary। सही है, ऐसा भी हो सकता है अच्छा स्टूडेंट्स, ये मेरे पास लेस देन 1 मिनट बचे हैं और इंटरनेट भी मुझे काफी यहाँ पर परेशान कर रहा है आपके मैसेजेस के मुताबिक।